हेलो फ्रेंड्स, आरकेपी स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। आज की लेक्चर में हम लोग आईएएस के प्रीलियम टेस्ट का जो जीएस पोर्शन होता है, सीसेट को नहीं हम लोग हल करेंगे, जीएस पोर्शन को हल करेंगे जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं आईएएसपीटी में, जो कि 10 अक्टूबर को प्रस्तावित है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कार्ड के टोकनीकरण के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए ये जो है, इसमें आप लोग विचार करिए, देखिए क्या है। तो पहला तो जो है इसमें है, यह एक वैकल्पिक सुरक्षित कोड से वास्तविक कार्ड विवरण का प्रतिस्थापन संदर्भित करता है जिसका उपयोग भुगतान के लिए किया जा सकता है। तो यह बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो इसमें ये सही है कथन। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इस सेवा का लाभ उठाने के लिए ग्राहक से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। तो ये भी सही है। और इसके बारे में एक और है, कार्ड को टोकनीकृत करने के लिए उपयोग किया जा सकने वाले उपकरणों की संख्या असीमित है। तो ये भी मतलब कहने का मतलब है इसमें ये दोनों सही है, यह दोनों सही है। और यह प्रावधान आरबीआई की गाइडलाइन के तहत जो है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी संकल्प रिपोर्ट के प्रकाशन हेतु उत्तरदायी है? तो इसमें आपको पहले तो क्वेश्चन ही समझ लेना है, क्वेश्चन को समझना बहुत आवश्यक है। अगर हमने क्वेश्चन को ही अच्छे से समझ लिया तो मान के चलिए आपके दिमाग में वो क्वेश्चन चला गया, और जब दिमाग में क्वेश्चन चला गया तो आंसर जरूर ब्लिंक करेगा। जब आपको क्वेश्चन ही नहीं याद रहा तो आंसर क्या याद रहेगा? तो इसलिए आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। निम्न में से कौन सा निकाय राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान संकलन रिपोर्ट के प्रकाशन हेतु उत्तरदायी है? तो देखिए, तो ये है क्या? ये एक रिपोर्ट है, ऐसे मान के चलिए, ठीक है। यह क्या है? एक रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान। ओके फ्रेंड्स, अब यह जो है किसके द्वारा? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये क्या है? एक कन्वेंशन है, ने हाल ही में अपनी राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान, मतलब इसी ने जो है, अब अगर पूछा जाए तो यह रिपोर्ट किसके द्वारा? UNFCCC के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो इसमें अब इसमें देखिए दिया गया भी है कि संकलन रिपोर्ट के प्रकाशन हेतु उत्तरदायी है। तो इसमें कौन उत्तरदायी है? इसमें देखिए यूएनएफसीसी कोई है, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसमें कोई ऑप्शन ये नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ये डी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें, क्योंकि ये वाला नहीं है इसमें ऑप्शन। अब यही जारी करता है, ठीक है। अब इसमें इसके तहत क्या मतलब बताया गया है? सदी के अंत तक वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस यानी आदर्श रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु देशों से अधिक महत्वाकांक्षी जलवायु कार्य योजनाओं का मतलब जो है इनका अनुशीलन करने का आह्वान किया है। ओके फ्रेंड्स, और इसमें है क्या? देखिए एक और इसमें इसके तहत एक और जानकारी है। अभी कॉप हुआ था 26, जिसका मतलब जो है कॉप 26 कहाँ हुआ था? ये आपको पता होगा, ब्रिटेन के ग्लासगो में हुआ था। ये कब हुआ था? 1 से 12 नवंबर 2021 में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ था? ग्लासगो। ग्लासगो देखिए, ग्लासगो। ओके फ्रेंड्स, ग्लासगो। तो ये हुआ है, ऐसे मान के चलिए। और यह कॉप भी हुआ है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का मतलब कॉप 26 संस्कृत के परिप्रेक्ष्य में तैयार की गई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। तो सीधी सी बात, आप बाकी आप याद रख पाए या ना रख पाए, लेकिन आपको हम सीधी सी बात बताते हैं कि एनडीसी यानी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, यह रिपोर्ट किसके द्वारा? यूएनएफसीसीसी के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक सीईपीआई के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सही है? तो इसमें से देखिए, सीईपीआई
का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण की गुणवत्ता का आकलन करना। तो बिल्कुल सही बात है, तो यह ऑप्शन आपका सही है। सो नेक्स्ट देखते हैं, यह नीति आयोग द्वारा विकसित किया जाता है। बिल्कुल नहीं, यह नीति आयोग द्वारा विकसित नहीं किया जाता है। तो यह किसके द्वारा जो है, नीति आयोग अगर नहीं करता है प्रकाशित, तो कौन करता है? तो ये करता है सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये करता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये वाला आपका गलत हुआ। अब उसके बाद सीईपीआई स्कोर में वृद्धि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव का घोतक है। बिल्कुल बात सही है, ये भी जो है आपका सही है ऑप्शन। तो इस तरीके से आपका 1 और 3 सही हुआ। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, यानी 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परामर्शदात्री समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना है इसमें क्या सही हो सकता है। तो इसमें पहला कूट है, इसमें परामर्शदात्री समितियां सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों पर सरकार और सांसदों के बीच चर्चा का मंच प्रदान करने वाली संसदीय समितियां हैं। ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। फिर दूसरा देखते हैं, इनका गठन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इनकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नहीं, तो इसमें आपका ऑप्शन ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 सही है इसमें, यानी केवल 2, बी ऑप्शन सही हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पारित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 2021 के निम्नलिखित में से कौन संभावित निहितार्थ है? तो इसमें आपको देखना है, बताना है कौन सा निहितार्थ है। दिल्ली के उपराज्यपाल के लिए विधानसभा द्वारा पारित सभी विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखना अनिवार्य है। तो इसमें एक बार पढ़ लीजिए, दिल्ली के उपराज्यपाल के लिए विधानसभा द्वारा पारित सभी विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। तो ये वाला नहीं ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, विधानसभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के किसी भी दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक मामलों की जांच नहीं कर सकेगी। विधानसभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के किसी भी दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक मामले की जांच नहीं कर सकती। बिल्कुल बात सही है, ये सही है बिल्कुल आपका। सरकार द्वारा सभी कार्यपालक कार्यवाही चाहे मंत्रियों की सलाह पर या अन्यथा की गई हो उपराज्यपाल के नाम से की जाएगी। बिल्कुल बात सही है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन 2 और 3 सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव उत्खनन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैव उत्खनन, देखिए अब इसमें आपको बताना है क्या सही है। इसमें पहला है, यह चट्टानी अयस्कों का खाद्यान्न अपशिष्ट से आर्थिक रुचि की धातुओं के निष्कर्षण हेतु कीटभक्षी पादपों का उपयोग करने की प्रक्रिया है। तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। सो नेक्स्ट देखते हैं, इसका उपयोग धातुओं से प्रदूषित हो गए, प्रदूषित इसमें नहीं, प्रदूषित हो गए स्थलों को परिशोधित करने हेतु किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन सही है आपका। तो इसमें कौन सा कथन सही हुआ? बी ऑप्शन सही हुआ। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, वल्ख अभियान को प्रायः मुगल विदेशी नीति की एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने वल्ख अभियान शुरू किया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें शाहजहां है। वैसे वल्ख अभियान हुआ कब था? यह 1646 से 47 के मध्य हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में आप लोग जो है ज्यादा थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, यहाँ पे बताना थोड़ा संभव नहीं। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए, इसमें क्या है, फसल है, उत्पादन है, तो आपको बताना है बिल्कुल। इसमें देखिए, इसमें आपको क्या लग रहा है? कॉफी, साओ पालो। देखिए गिनी प्रदेश जो है, देखिए गिनी प्रदेश में भी होता है, लेकिन वहां पर कोको होता है, मतलब जिससे कोकोआ चॉकलेट होता है, बनता है जिससे। लेकिन कॉफी जो है साओ पालो, देखिए इसमें जो है साओ पालो हो जाएगा गेहूं
प्रेरी मैदान, ये भी बिल्कुल सही है। चावल, यांगतीसी बेसिन, यानी ये चीन में पड़ता है, जो यांगतीसी नदी के किनारे जो यह, तो चावल यहाँ पे भी होता है। बिल्कुल बात सही, ये तीनों सही है इसमें। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्रदूषकों पर विचार कीजिए। ये देखिए पॉल्यूशन वाले, इन पर विचार करिए, इसमें क्या सही होगा आपको बताना है। तो इसमें भू-स्तरीय ओजोन, देखिए इसमें उपर्युक्त प्रदूषकों में कौन से द्वितीय प्रदूषकों के उदाहरण है? देखिए द्वितीय प्रदूषक कौन है? आपको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इसमें आपको याद रखना है। तो इसमें द्वितीयक में कौन कौन से हैं? तो आपका भू-स्तरीय ओजोन, ये भी द्वितीयक में है। अम्ल वर्षा द्वितीयक है। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, तो यह भी द्वितीयक में है। तो इस तरीके से अब देखिए होता कैसे है ये प्रदूषण। जैसे भू-स्तरीय ओजोन, यह क्या है? यह एक अत्यधिक क्रियाशील द्वितीयक प्रदूषक है। यह द्वितीयक प्रदूषक का एक उदाहरण है। इसका निर्माण तब होता है जब प्राथमिक प्रदूषण, जैसे एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सॉरी, जैसे इसमें एग्जाम्पल जो है हम आपको देंगे कि हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं और ओजोन मनुष्य के फेफड़े को प्रभावित करती है। तो इस तरीके से यह भू-स्तरीय ओजोन जो है ऐसे हानिकारक है। फिर उसके बाद अम्ल वर्षा, तो अम्ल वर्षा के बारे में देखिए। अब इसमें क्या होता है अम्ल वर्षा में, जब जैसे वायु में जो जल उपस्थित होता है उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड क्या हो जाते हैं, समायोजित हो जाते हैं या संयोजित हो जाता है, उसमें मिल जाता है। फिर पृथ्वी के धरातल पर जो वर्षा होती है वो अम्ल वर्षा होती है। उससे क्या प्रभाव पड़ता है? वनस्पतियां, झीलें, मछलियां, भवनों, जैसे ताजमहल को भी अम्ल वर्षा से बचाना है, तो ये क्या है, इसलिए जो है उस पर कदम उठाए गए हैं कई। तो ये क्या है, ये भी जो है हानिकारक है अम्ल वर्षा। ये पेरोक्सिएसिटिल पेरोक्सिएसिटिल नाइट्रेट, इसमें क्या है, इसका निर्माण वायुमंडल में तब होता है जब ऑक्सीकृत वाष्पीकरण जो वाष्पशील होता है। अब देखिए इसमें क्या है, फिर से एक बार इसको बताते हैं। पेरोक्सिएसिटिल नाइट्रेट को, इसमें क्या है कि जब ऑक्सीकृत वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जो होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ संयोजित होते हैं, मतलब क्रिया करते हैं, तो यह प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का एक घटक है जो क्या करता है, श्वास नली को प्रभावित करता है। तो यह भी एक प्रकार का, लेकिन यह भी द्वितीयक है। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका सही कौन सा होगा? इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। 1 2 3। भारतीय विधि व्यवस्था के संदर्भ में सौदा अभिवाक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या है देखिए इसमें। अब देखिए उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है, तो इसमें देखिए कौन सा सही है। यह ऐसे अभियुक्त को संदर्भित करता है जो कम गंभीर अपराध के लिए दोषी होने का अभिवाक करके अपेक्षाकृत कम दंड के लिए वार्ता करता है। तो ये बिल्कुल सही है। यह केवल अभियुक्त द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, ये भी सही है। सौदा अभिवाक के मामले में पारित आदेश के विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, ये भी सही है। यानी इसके तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हीसलर ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014 के अंतर्गत भारत में ध्यानाकर्षण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए क्या हो सकता है। इसमें पहला ऑप्शन है ध्यानाकर्षण कोई सरकारी अधिकारी या गैर सरकारी संगठन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यह संघ के सशस्त्र बलों पर नहीं लागू होगा, बिल्कुल बात सही है, सशस्त्र बलों पर नहीं लागू होगा। शिकायतकर्ता को अधिकारियों द्वारा कार्रवाई का आह्वान करने के लिए अपने विचारों का खुलासा करना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसमें तीनों ऑप्शन इसमें भी सही है ये। तो इस तरीके से ऑप्शन इसका 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें देखिए C51, ये C51 क्या है?
इसमें सही सुमेलित कौन सा है? C51 क्या है? अमेजोनिया 1, तो ये सही है बिल्कुल। फिर उसके बाद C49 क्या है? कार्टोसेट, ये गलत है क्योंकि ये कार्टोसेट नहीं है, ये PSLV है। C47 क्या है? तो ये C47 क्या है? PSLV C47, ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा यानी कार्टोसेट 3 और 13 वाणिज्यिक नैनो उपग्रह को सूर्य समकाली कक्षा में भेजा है। तो यह क्या है? कार्टोसेट है। ठीक है, तो कार्टोसेट 3, तो ये जो है C47 है। अब C50 क्या है? तो इसको देखिए, तो C50 CMS-01 है, को PSLV C50 से CMS यानी भारत के संचार उपग्रह CMS-01 को PSLV पोलर सैटेलाइट व्हीकल C50 से 17 दिसंबर 2020 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा में जो है सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। इस उपग्रह को स्थिर कक्षा में स्थापित किया गया, इसलिए जो है आपका अब ऑप्शन जो सही होगा तो वो एक तो ये सही है और एक ये सही है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 4 सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा पेशेंस पढ़िएगा इसको क्योंकि बड़ा लग रहा है देखने में। देखिए, यह राजवंश पश्चिमी चालुक्यों के अधीन सामंत था। देखिए इसमें जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना सरल हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे क्लू दे दिए जाते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या क्लू मिल जाते हैं हमको। यह राजवंश पश्चिमी चालुक्यों के अधीन सामंत था। यह राजवंश 1000 स्तंभों वाले मंदिर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इस राजवंश के काल में भारत के कोहिनूर हीरे का खनन किया गया था। तो ये आपको पता होगा, काकतीय है, इसमें यहीं से पता चलिए। इस राजवंश में प्रयोग की जाने वाली जल संरक्षण सरोवर तालाबों की सर्वोत्तम पद्धति को अभी भी उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस साम्राज्य के ने एक इस्लामी आक्रमण का भी सामना किया। तो ये इसमें काकतीय साम्राज्य है। देखिए इसमें बहुत से क्लू दे दिए इसने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये IPR से संबंधित है, बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए IPR से क्या तात्पर्य है आपका, अब इसमें विचार करना है आपको। पहला है उद्योग संवर्धन और अंतरिक्ष व्यापार विभाग। उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के संबंधित मामलों का उत्तरदायी सौंपा गया है। तो इसमें क्या होगा? ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यान्वित किया गया है। तो ये इसमें सही नहीं है। बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड पेटेंट नियंत्रण के साथ साथ व्यापार चिन्ह एवं भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रार के निर्णयों से उत्पन्न होने वाली अपीलों की सुनवाई करता है। तो ये सही है बिल्कुल। तो इसमें ये और ये सही है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? 1 और 3, यानी ये ऑप्शन सही होगा। अब देखिए इसमें क्या है, पेटेंट अधिनियम। देखिए पेटेंट अधिनियम क्या होता है, पेटेंट क्या होता है? तो पेटेंट अधिनियम 1970 का है। जो पेटेंट है, किसी वस्तु को पेटेंट जो मिलता है, तो पेटेंट अधिनियम 1970 का है। व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 का है और डिजाइन अधिनियम 2000 का है। वस्तुओं का भौगोलिक संकेत अधिनियम जो GI टैग होता है 1999। तो इस तरीके से पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम ये 2001 का है। जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। और एक और है अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, ये भी 2000 का है। तो इस तरीके से ये जो है इनके कुछ प्रावधान है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कृत्य को भारत में राजद्रोह माना जाता है? किस कृत्य को भारत में राजद्रोह माना जाता है? इसमें आपको बताना है। तो देखिए सरकार के विरुद्ध नारेबाजी, तो ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है कि सरकार के विरुद्ध में नारेबाजी करेंगे तो राजद्रोह माना जाएगा। तो ये तो ऑप्शन तो गलत ही हो गया। सरकार के प्रति असंतोष, अप्रीति भड़काना,
हाँ ये गलत है, ये किसी मतलब जो है असंतोष भड़काना गलत है, तो ये वाला आपका जो है एक तो ये हो जाएगा। लोक शांति में व्यवधान, तो ये भी बिल्कुल, तो ये जो है ये राजद्रोह है, तो यानी 2 और 3, तो इस तरीके से ऑप्शन आपका ये सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में समुद्री कछुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? समुद्री कछुओं के लिए हमने करंट अफेयर पर एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि कछुओं की प्रजातियों के बारे में बताया था और कहाँ कहाँ पाई जाती है करंट अफेयर में, तो ये भी करंट अफेयर कर रहा है मुद्दा है। तो इसमें क्या है, समुद्री कछुओं के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए, सही सुमेलित है, कौन सा से सही है, बिल्कुल। तो इसमें देखिए कौन सा सही सुमेलित सही है, मतलब जो है आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय जल में, भारतीय तटीय जल में, भारतीय तटीय जल में पाई जाने वाली समुद्री कछुओं की सभी प्रजातियां वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित है। ये बात सही है बिल्कुल। फिर पहला वाला आपका छूट गया है, पहला वाला देखते हैं। भारतीय तटीय जल में समुद्री कछुओं की केवल 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये भी बात सही है बिल्कुल, कि 5 ही प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें हमने आपको 3 की चर्चा की भी थी। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? और उसके बाद ये भी देख लेते हैं, भारत के महत्वपूर्ण समुद्री कछुआ नीडन पर्यावासों को तटीय विनियमन क्षेत्र में शामिल किया गया है। ये बिल्कुल गलत है, और इसमें तो ऑप्शन 1, 2 सही होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कामचटका आपदा सुर्खियों में ही थी। निम्न कथनों में से कौन सा से आपदा का सही वर्णन करता है? कामचटका, इसमें देखते हैं, चीन के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित तैरते हुए परमाणु संयंत्र से नाभिकीय विकिरण, ये भी गलत है। जापान में होक्काइडो द्वीप के उत्तर में जीवन हेतु तबाही मचाने वाला प्रचंड शीतोष्ण चक्रवात था, ये भी नहीं कामचटका। रूस के सुदूर पूर्वी प्रायद्वीप के तट पर समुद्री प्राणियों के सामूहिक मृत्यु, ये बिल्कुल सही है कामचटका, जो भी सुर्खियों में रहा था। सुने, और साइबेरिया के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में वनाग्नि, ये भी, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी वाला सही होगा। नगर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्धारित नो परमिशन नो टेक ऑफ अनुपालन प्राय किसके लिए अनुमति प्रदान करने के संदर्भ में सुर्खियों में रहा है? तो देखिए क्यों सुर्खियों में रहा है। भारत के सामरिक ठिकानों के ऊपर नागरिक विमानों को उड़ाने के लिए, तो ये ऑप्शन नहीं सही है आपका। ड्रोन परिचालनों का उपयोग करने के लिए, तो ये बिल्कुल ये चर्चा में रहा था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्न रियासतों में से किसने सहायक संधि की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पुराना भी क्वेश्चन है हालांकि, सो इसमें आपको बता, तो इसमें देखते हैं सहायक संधि हैदराबाद में, बिल्कुल, जोधपुर में, मैसूर, भरतपुर, ये देखिए सभी इसमें सही है कुल मिलाकर, तो देखिए इसमें सभी सही हैं, तो यानी ऑप्शन आपका डी वाला आपका सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी क्षतिपूर्ति के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए इसमें कौन सा सही है। यह 2015-16 को आधार वर्ष मानते हुए राज्यों को 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की गई है, बिल्कुल बात सही है। या 2015-16 को आधार वर्ष मानते हुए राज्यों को 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की गई है, बिल्कुल। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकरण उन सभी वस्तुओं जिन पर जीएसटी लागू होता है पर नियमित जीएसटी के अतिरिक्त उद्ग्रहित किया जाता है, तो ये आपका गलत है, तो इसमें ऑप्शन आपका सही कौन सा होगा? केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन सुगमता सूचकांक EOLI 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखते हैं, विचार कीजिए इस पर जो है, तो इसमें देखते हैं, जीवन सुगमता सूचकांक 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के सहयोग से नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। सरकार के जीवन सुगमता सूचकांक 2020 में पुणे शीर्ष, ये भी गलत है, तो ये जो है दोनों गलत हैं, तो इस तरीके से। तो वैसे यह जो है जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो ये ध्यान रखिए, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने जीवन सुगमता सूचकांक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया है,
ओके फ्रेंड्स। और उसके बाद सरकार के जीवन सुगमता सूचकांक 2020 में पुणे शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ये गलत है। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? इसमें जो बेंगलुरु है वो शीर्ष स्थान पर, पुणे द्वितीय स्थान पर है पुणे। तो इस तरीके से ये दोनों आपके ऑप्शन गलत हुए। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या सही हो सकता है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के संदर्भ में, तो इसमें क्या देखिए सही होगा। यह केवल 300 से कम कर्मचारियों वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होगा, ये नहीं सही है, बिल्कुल गलत है। और नेक्स्ट है, यह कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन का प्रावधान करती है, बिल्कुल बात सही है। यह असंगठित कर्मकारों के साथ ही गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करने का प्रस्ताव करती है, बिल्कुल बात सही है। देखिए ये भी सही है, ये भी सही है। यह श्रमजीवी पत्रकारों के लिए उपदान की अवधि को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करती है, तो ये भी सही है। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन आपका कौन सा होगा? 2, 3, 4, तो ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उनकी कृतियां बंगाल चित्रकला शैली के उदय के लिए उत्तरदायी हैं। उनकी कृतियां टेल्स ऑफ अरेबियन नाइट्स और द लास्ट जर्नी ने वैश्विक स्तर पर एक छाप छोड़ी। उन्होंने भारतीय चित्रकला पर पश्चिमी प्रभाव को कम करने का प्रयास किया और अपनी कृतियों के माध्यम से स्वदेशी के विचार को बढ़ावा दिया। वे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रमुख कलाकार और संस्थापक भी थे। उपरोक्त गंधांश निम्न कलाकारों में से किसका वर्णन करता है? मतलब इतनी क्वालिटियां, इतनी खूबियां किसके बारे में बताई गई हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, तो आपको बताना है। तो आप लोग बताइए इसमें। अवनींद्र नाथ टैगोर, अवनींद्र नाथ टैगोर के बारे में यह कही। नेक्स्ट देखते हैं। यदि आप लाल पांडा को उसके प्राकृतिक पर्यावरण में देखना चाहते हैं तो निम्न में से कौन सा स्थान भ्रमण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो आप बताइए इसमें लाल पांडा। देखिए लाल पांडा है क्या? एक छोटा वृक्षवासी स्तनधारी जीव है जो भारत, नेपाल, भूटान के वृक्षों और म्यांमार के उत्तरी पहाड़ों तथा दक्षिणी चीन में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और सिक्किम का राज्य पशु भी है। तो इस तरीके से अब इसमें आपका सही कौन सा होगा? न्योरा घाटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार। देखिए सैयद वंश के बारे में आप लोग बताइए इसमें क्या सही होगा। इसकी स्थापना खिज्र खान ने की थी, बिल्कुल बात सही है, खिज्र खान ने की थी। या दिल्ली सल्तनत का सबसे अल्प समय तक शासन करने वाला वंश, बिल्कुल बात सही है। और तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक। और द्वितीय कुतुबुद्दीन ऐबक वाला जो है गुलाम वंश, जिसको इलबारी वंश के नाम से भी जाना जाता है, तो वो द्वितीय पर था। और प्रथम पर सबसे ज्यादा मतलब जो शासन किया है वो तुगलक वंश ने किया है, और सबसे कम खिलजी वंश ने, सैयद वंश सॉरी। तो इस तरीके से ऑप्शन आपका 1 और 2 सही हुए। इसने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए तकावी ऋण देना प्रारंभ किया, ये गलत है। सो आपका ऑप्शन सही हुआ, ये ऑप्शन सही हुआ इस तरीके से। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 25 क्वेश्चन को चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो सके और हम लोग जो है इसको समझ सके अच्छे से। सो बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।